हेलो माय ऑल डियर फ्रेंड्स, मैं प्रयागराज मिश्रा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल टारगेट गुरुकुल पर। तो आज हम एंसेंट हिस्ट्री की क्लास लेके आए हैं आप लोगों के लिए। एमसीक्यू कराएंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे, लेकिन थोड़ा से अच्छे तरीके से बताएंगे आपको यहाँ पर कि अगर कोई एमसीक्यू है तो उसको हम कितने डायमेंशंस में कवर कर सकते हैं, मतलब एक ही क्वेश्चन से आपके कितने क्वेश्चंस निकल कर आएंगे मैं आपको बताऊँगा। फ़िलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिन बच्चों ने हमारा कोर्स ज्वाइन कर लिया है उन्हें पता होगा अच्छे से कि जो हम एंसेंट हिस्ट्री की क्लासेस हैं वो शुरू कर चुके हैं और साथ ही साथ आपकी ज्योग्राफी की क्लास भी स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो हमारा एक तरीका अलग है अपना पढ़ाने का। तो मैंने पहले वहाँ पे आपके पॉइंट्स और सब पॉइंट्स क्लियर करते हुए सारे जितने भी डायमेंशन से सब कवर कराए हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो छूटे, क्योंकि वो क्रैक कोर्स में आता है। और मैंने वहाँ पे बताया था कि आपके जो MCQ होंगे वो मैं यूट्यूब पे करा दूँगा, तो उसी क्रम में हम यूट्यूब पे लाए हैं। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। और अगर अभी तक आपने हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है और CUET एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप हमारे कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आप लो क्वालिटी में, मतलब आपकी जो लो प्राइस रहेगा, ज़्यादा आपको प्राइस भी नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, और अच्छे से प्रिपेयर भी कर सकते हैं। हम उन्हीं चीज़ों पे फोकस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। अब उन चीज़ों पे फोकस नहीं होगा जो आपकी आउट ऑफ एग्ज़ाम रहेगा। ठीक है, क्योंकि आपको अभी सिर्फ सिलेक्शन चाहिए, इस वजह से। तो चलिए शुरू करते हैं फ़िलहाल। और आपको बता दें कि जो पहला पार्ट हमने कोर्स में लगाया था वो आपका हड़प्पा सभ्यता का था, और हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत ही हम यहाँ पर आपको MCQ कराने जा रहे हैं। और हड़प्पा सभ्यता के जितने पॉसिबल MCQ होंगे हम आपको कराएंगे, जो इम्पोर्टेंट होंगे सिर्फ वही कराएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आद्य शिव। अब थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन है इसके बारे में हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि आखिर ये जो आद्य शिव हैं यहीं पर इनकी बात क्यों कही गई है। क्योंकि जब धार्मिक जीवन वहाँ पर चल रहा था, जब हम मोहनजोदड़ो की बात करें, हड़प्पा की बात करें, या कालीबंगा कहीं पर जो मतलब प्राचीन सभ्यता का जब उदय हो रहा था, यानी कि आपका जो सिंधु सभ्यता था, मैं थोड़ा सा क्लियर करता चलूँगा हर पॉइंट को, ताकि आपका यहाँ पे क्लेरिफिकेशन भी हो जाए और साथ ही में सारे आपके क्वेश्चंस भी निकल कर आ जाएँ। तो वहाँ पर जो देवता माने जाते थे वो पशुपति शिव थे, जो कि अक्सर उनका देखा जाता था, एक मुद्रा होती थी, एक मुहर होती थी, तो उनको योगासन मुद्रा की उनकी योगासन जो मुद्रा थी उनके रूप में उनको अभिव्यक्त किया जाता था। एक मुहर पर योग करते हुए पशुपति शिव की जो मूर्ति थी वो बनाई जाती थी, ऐसा आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और, सिंधु सभ्यता में मतलब किन देवी देवताओं की पूजा होती थी। अगर ये मेरा टॉपिक एक पॉइंट आया है कि सिंधु सभ्यता में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है, तो इसका तो प्रश्न ये हुआ। लेकिन अब इससे भी रिलेटेड जान लेते हैं कि सिंधु सभ्यता में, यानी सैंधव सभ्यता, जिसको कि आप लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, इसमें देव पूजा होती थी आपकी। ठीक है, देव पूजा, और साथ में आपकी लिंग पूजा भी होती थी। लिंग पूजा होती थी, देव पूजा होती थी, और आपकी योनि पूजा भी होती थी, और वृक्ष पूजा होती थी। वृक्ष पूजा के साथ आपकी जो जल की पवित्रता थी उसको महत्व दिया जाता था, और जल की पवित्रता के साथ यहाँ पर मूर्ति पूजा का भी बहुत ज़्यादा महत्व था। ठीक है, तो एक प्रकार से जो धार्मिक जीवन था, जो सिंधु सभ्यता के अंतर्गत धार्मिक जीवन जिया जाता था, उस धार्मिक जीवन में किन देवी देवताओं को मान्यता मिली थी, किन देवी देवताओं की पूजा होती थी, ये कहीं से भी क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से किस देवी देवता, मतलब निम्न में से कौन सी मान्यता थी जिसकी उपासना की जाती थी आपकी यहाँ पर जो सिंधु सभ्यता है उसमें से। आपका मैंने जो बताया कि आपका देव पूजा हुआ, लिंग पूजा हुआ, योनि पूजा हुआ, वृक्ष पूजा हुआ, पशु पूजा हुआ, जल की पवित्रता हुई, मूर्ति पूजा हुआ, ये सारा आ सकता है। उसमें से एक पॉइंट दिया जा सकता है जिसमें से आपको टिक करना पड़ेगा। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर फिर से हम रिपीट करना चाहेंगे कि सिंधु सभ्यता, जो यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है सिंधु सभ्यता, तो इस सिंधु सभ्यता को सैंधव सभ्यता भी पूछा जा सकता है। इसके पर्याय हैं आपके सैंधव सभ्यता,
ठीक है, नोट करते जाइएगा क्योंकि क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको डिटेल में और सारा क्लियर करते हुए चलेंगे। सैंधव, हड़प्पा, क्योंकि जो बच्चे बिल्कुल भी नहीं जब पता है, जिनको नॉलेज नहीं है, जो एंट्रेंस क्रैक करना चाहते हैं, उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, सैंधव और हड़प्पा ऐसा करते हुए सब मतलब पर्यायवाची रखते हुए कोई भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया। यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर करना चाहेंगे। अभी मैंने आपको इतनी पूजाओं के बारे में बताया, एक पॉइंट ये है महत्वपूर्ण कि यहाँ पर कौन सी ऐसी पूजाएं थी जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। तो यहाँ पर एक पूजा होती थी मातृशक्ति की पूजा, मातृशक्ति की पूजा, मातृशक्ति की पूजा। और आपकी ये जो मैंने अभी बताया कि पशुपति पूजा, यानी कि जो पशुपति पूजा है, आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं लिख रहा हूँ और आप लोग कॉपी पे नोट करिए। पशुपति पूजा यानी कि जो आपकी शिव आद्य, जो आपके आद्य शिव थे, उनकी जो पूजा होती थी, ये दोनों महत्वपूर्ण थी। ठीक है, क्लास बोरिंग लग रही होगी, लेकिन टू द पॉइंट आपके हम क्वेश्चंस हिट कर रहे हैं, समझ लीजिए, सारा आपको क्लियर होगा यहीं से। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि सैंधव सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता में, यानी हड़प्पा सभ्यता में ईंटों का अलंकरण आपका है जो किस स्थान से मिला है। तो इसका जो राइट आंसर है आप लोगों का, वो होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे कालीबंगा। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पर समझने की कोशिश करना, इस प्रकार के कई क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैंने एक चार्ट के माध्यम से आपको बताया था, जहाँ पर एप्लीकेशन पे आप लोग जाएंगे तो वहाँ पर एप्लीकेशन पर आपको कुछ चार्ट्स मिलेंगे। उन चार्ट्स में लिखा है कि कौन सा स्थान किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है और अपनी प्रख्याति के लिए जाना जाता है। वहाँ पर उससे जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे ईंटों का अलंकरण जो हुआ वो आपका कालीबंगा से होगा, हाथी के दांत होंगे कहीं और से होंगे, मोहनजोदड़ो होंगे कहीं और से। ऐसा भी पूछ सकता है कि मोहनजोदड़ो में किस चीज़ के लिए प्रख्यात है मोहनजोदड़ो का स्थल। और एक चीज़ और डिटेल में थोड़ा सा समझते हैं, इसे थोड़ा डिटेल से समझते हैं कि जो मैंने एक चीज़ बताई अभी आपको कि क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। एक तो क्वेश्चन होगा कि कालीबंगा, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है सेम, कि ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है। एक क्वेश्चन ये हो सकता है। निम्न में से क्वेश्चन ये हो सकता है कि कालीबंगा किस चीज़ के लिए प्रख्यात है। कालीबंगा आपका किस चीज़ के लिए प्रख्यात है, तो ईंटों के अलंकरण के लिए प्रख्यात है, इसको जाना जाता है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके मिल जाएंगे, चाहे वो हाथी दांत से हों, चाहे वो आपके स्नानागार से हों, चाहे क्वेश्चन आपका जो ईंटों का एक प्रकार से जो खिलौने होते थे पहले आप लोग देखते थे कि हाथी के खिलौने होते थे, आपको मिट्टी के बर्तन मिल जाएंगे। मिट्टी के बर्तन के साथ मतलब छोटे बच्चे जो घोड़े खेलते थे उनके लिए, तो काफ़ी प्रकार की, लेकिन ये मिट्टी में मिलता था सब कुछ। एक प्रकार से इनकी जो आकृति थी, जो इनको शेप दिया गया था, वो सब मिट्टी का हुआ करता था। तो सैंधव सभ्यता, और क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी व्यू में पूछ सकता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, चार्ट आप लोग देख लीजिएगा, कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है। अदरवाइज़ हम वहाँ पे PDF जो हैं वो भी डलवा दे रहे हैं और बाकी आपको वहाँ पे पूरा डिटेल मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। अब एक चीज़ जानते हैं इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि के बारे में। हड़प्पा सभ्यता यानी इंडस सिविलाइजेशन, ये जब इसका उद्भव हुआ, हड़प्पा सभ्यता का जब उद्भव हुआ, तो अधिकतर जो सभ्यताएं थीं हड़प्पा सभ्यता के अगर अनुरूप भी जानने की कोशिश करें, तो चाहे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता हो या और कोई सभ्यता हो, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जितनी भी सभ्यताएं थी वो सब नदियों के किनारे विकसित हुई। ऐसा क्यों था कि जितनी भी सभ्यताएं हुई वो नदियों के किनारे। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से जो सभ्यता है वो किससे संबंधित है। वहाँ पे आपको कुछ प्रकृति तथ्य चीज़ों के नाम दिए जाएंगे, जहाँ पर नदी होगा, झरना होगा, या फिर आपके मान लीजिए पेड़ पौधे होंगे। उनमें से पूछा जाएगा कि जो सभ्यताएं थी वो मुख्य रूप से किस चीज़ से संबंधित है, अर्थात कहाँ से उनका अभ्युदय होना शुरू हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका यहाँ पर आप लोग समझिए नदी के किनारे। ऐसा क्यों था, एज ए स्टोरी मैं आपको बताता चल रहा हूँ। हर क्वेश्चन के पीछे एक स्टोरी है। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं मैं आपको सारे कवर कराऊंगा। लंबी वीडियो होगी लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता एक ऐसा टॉपिक है
जो बहुत ही बड़ा टॉपिक है और इसको आप कवर करना मतलब लगभग इससे सारे क्वेश्चन हम कवर कराएंगे। बाकी अभी आपका बहुत कुछ छूटेगा, वो आपको कोर्स में ही मिलेगा, सारी चीज़ें मैं यहाँ प्रोवाइड नहीं करा सकता, ठीक है। फिर कोर्स अगर आप लोग ज्वाइन करते हैं वहाँ पे आपको पूरी प्रिपरेशन मिलेगी। हड़प्पा सभ्यता के जैसे मैंने बताया नदियों के किनारे, प्रश्न उठता है कि नदियों के किनारे क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग जो एक प्रकार से विकसित हो रहे थे, मतलब उनके अंदर जो एक प्रकार का जो चैतन्य था, जो चेतना थी वो उभर कर आ रही थी। वो वहाँ पर खेती बाड़ी करते थे, किसानी करते थे, एक प्रकार से कृषक समाज का निवास था। लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग बात है कि हड़प्पा सभ्यता में मुख्य तौर पे ग्रामीण क्षेत्रों पर जोर नहीं दिया गया है, वहाँ पे नगरीय सभ्यताएं विकसित होने वाली थी, ठीक है। वहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैंने वहाँ पर भी बताया, ऐप में जो वीडियो बनाई है वहाँ पे भी बताया है कि हड़प्पा सभ्यता का संबंध नगरीय क्षेत्रों से था। एक प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से हड़प्पा सभ्यता का संबंध किससे है? नगरी से है, ग्रामीण से है या कस्बों से होता था? तो यहाँ पे नगरीय होगा, ग्रामीण नहीं होगा। देखने में तो लगता है कि यहाँ पे पुरानी व्यवस्था है तो शायद यहाँ पे आपका ग्रामीण नहीं होगा, नगरीय होगा। यद्यपि यहाँ पे कृषि की जाती थी, तो नगरीय क्षेत्र थे वो मुख्य थे आपके मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल और इसी प्रकार धौलीवीरा इस प्रकार के थे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पे, सॉरी मैंने इसका आपको आंसर नहीं बताया, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिभुजाकार। तो नदियों के आकार को देखते हुए एक प्रकार से कि आप लोग देखते हैं कि जो नदियाँ होती हैं वो एक प्रकार से त्रिभुजाकार बनती हैं, कहीं से इधर से निकलती हैं, इधर से बहती हैं। तो एक जो सभ्यता विकसित हुई, तो हड़प्पा सभ्यता का विकास जो अभ्युदय हुआ बहुत ही रोचक तथ्यों में हुआ था और इसके जो मतलब आकार था वो त्रिभुजाकार था, ठीक है, ध्यान रखना है, इसका जो आकार था वो त्रिभुजाकार था। अगला है कि हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम किसी भी सभ्यता की बात करते हैं, उस सभ्यता का संबंध किससे होता है, अर्थात उस सभ्यता का विकास में जो लोग भागीदार हैं वो किस वर्ग से आते हैं। उनका वर्ग प्रबुद्ध हो सकता है अथवा सुबुद्ध हो सकता है अथवा नहीं, ऐसे प्रश्न आते हैं हमारे सामने। तो कहानी की पृष्ठभूमि में समझते हुए चलते हैं कि उस प्रकार से आदमी इतना वहाँ पे औद्योगिकरण, मतलब एक प्रकार से जो आप लोग जिसको आप आजकल कहते हैं आधुनिकीकरण, तो ये उस क्षेत्र से परे था ये शब्द, कि वहाँ पे किसी भी चीज़ का आधुनिकीकरण नहीं हुआ था। एक प्रकार से लोग इतने व्यवस्थित तरीके से नहीं जीते थे, लेकिन उनके अपने जीवन के जीने के कुछ साक्ष्य थे। मैंने आपको बताया कि वहाँ पे पीरियड भी दो समय में बटा हुआ था, एक आपका था प्रागैतिहासिक काल और एक आपका था ऐतिहासिक काल, ठीक है, सॉरी जी हाँ, एक आपका था प्रागैतिहासिक, एक था आपका ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल वो था जहाँ पर आपके जो साक्ष्य थे, जो साक्ष्य हैं, साक्ष्य आपके उपलब्ध नहीं थे, ठीक है, और ऐतिहासिक आपका था जहाँ पर आपके जो साक्ष्य हैं वो उपलब्ध हैं। तो ये दो प्रकार का आपका प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक काल था। इसी संदर्भ में जब हमें पता है कि हमें किसी भी प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, हड़प्पा सभ्यता एक क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से। ये देखिए जो स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखे हैं तो वही हैं, इनके भी क्वेश्चन हैं, वो आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा तो ही उन्हें लिखते जाइएगा जो बता रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता में एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर जो एक प्रकार से जो विकास हुआ, जो उद्भव हुआ जिस चीज़ का, वो यहाँ के वर्ग पर बहुत ज़्यादा निर्भर किया कि वहाँ पे किस प्रकार का जो वर्ग है उसका उदय हुआ। तो इसका यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी होगा, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। इस प्रकार का जो हड़प्पा सभ्यता में एक विकास हुआ वो विद्वानों का हुआ, वो व्यापारियों का हुआ, वो श्रमिकों का हुआ। यही कारण है कि अगर यहाँ पे श्रमिक ना होते तो आप लोग इस चीज़ को कैसे रिलेट कर सकते थे कि हड़प्पा सभ्यता का जो विकास हुआ, जो हड़प्पा सभ्यता का उद्भव हुआ वो एक नदी के किनारे हुआ था। अर्थात जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई सब नदियों के किनारे विकसित हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा है कि पैमाने की खोज ने सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो फिलहाल इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोथल। अब आपको एक क्वेश्चन यहाँ से हम और क्लियर कराते हैं कि लोथल के बारे में एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण और बनता है, वो है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन था।
वो आपका लोथल था। ठीक है, सबसे प्रमुख बंदरगाह, प्रमुख बंदरगाह आपका लोथल था हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत। और यहाँ पे मापतौल के पैमाने की खोज होती थी। और आपको पता होगा कि जो मापतौल के यहाँ पर पैमाने होते थे, मतलब किसी भी चीज़ को अगर मापा जाता था तो उनके मापने की थोड़ी दिशाएं अलग थी, मतलब से बट अपने हिसाब से किसी भी चीज़ को एक मापक मान लेते थे, पैमाना मान लेते थे, उसको मापा जाता था। उनका भी कोई एक अलग मापनी एक प्रकार से धारणा होगी, जैसे हम लोग किलो में मापते हैं तो उसी प्रकार से अलग उनका एक होता था। तो आज के संदर्भ में ये तो कुछ भी नहीं है। और लोथल यहाँ से जो दो क्वेश्चन बनते हैं मैंने आपको बताया। अगला है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैंने आपको एप्लीकेशन पे बहुत ही जोर देकर बताया है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन, सिर्फ यही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ से बनेगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1750 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, इसे भी नोट कर लीजिएगा। ये आपकी जो सभ्यता थी वो थी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। ये आपका जो ऑप्शन नंबर डी है ये राइट होगा। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं। भारत हुआ, अफ़गानिस्तान हुआ और पाकिस्तान हुआ, ये तीन क्षेत्र आपके ऐसे आते थे। एक बार हम लिख देते हैं यहाँ पर, भारत, आज का पाकिस्तान, और अफ़गानिस्तान। यहाँ पे तो आपके जो क्वेश्चन दिए हैं जैसे पंजाब, राजस्थान, ये तो आपके कुछ इम्पोर्टेंट दिए हैं। लेकिन अगर देश की बात करें कि हड़प्पा सभ्यता जो विकसित हुई, जिस हड़प्पा सभ्यता का उद्भव हुआ, वो हड़प्पा सभ्यता किन देशों का सम्मिश्रण है। क्वेश्चन ऐसे करके आ सकता है। वो आपका भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वो आपका भारत, पाकिस्तान, नेपाल, ऐसे करके ऑप्शन दिए होंगे। लेकिन उनमें से एक ऑप्शन दिया होगा भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान। ये जो एक प्रकार से तीन बंदर ही कह लीजिए आप, भारत, पाकिस्तान। तो इसकी आप लोग जब मैप पे देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता का जहाँ विकास हुआ वो आज का ज़्यादा हिस्सा वहाँ पे पाकिस्तान में है, जो कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था। तो लेकिन उसका कुछ जैसे पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, इसका भी काफ़ी एरिया आज हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत आता है। और हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत आते हुए ये पाकिस्तान से भी संबंधित है, अफ़गानिस्तान में भी इसका काफ़ी क्षेत्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। मैंने अभी आपसे क्वेश्चन किया था, यही इसी प्रकार का एक क्वेश्चन जो था वो ऊपर आया और सेम कंडीशन में वही क्वेश्चन आया अभी आपका। ठीक है, मैंने अभी आपसे कहा था कि ईंटों के अलंकरण कहाँ से प्राप्त हुए, उसी प्रकार का क्वेश्चन है। मैंने अभी आपसे कहा था कि इसका एक चार्ट है, मैंने आपको बताया था। तो इसका तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्योंकि मैंने इसके डिटेल में बता दिया है आपको। इसके जो पहला क्वेश्चन आया था सुरकोटेदा, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, वैसे एक चीज़ बता दें आपको, इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के ज़्यादा नहीं आते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते हैं, जैसे कि एक सूची से दो सूची को सुमिलित कीजिए या सूचियों के नीचे। लेकिन फिर भी आप लोग कभी कभी पूछ ले जाते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि आखिर हम यहाँ कहना क्या चाहते हैं और किस प्रकार से उन क्वेश्चंस को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा फ़िलहाल वो आप लोगों का है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि कालीबंगा और गोदीबाड़ा, ये आपका मैच कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मैच कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्राचीन स्थल हैं, और प्राचीन स्थल आधिकारिक तौर पे अगर देखे जाएं तो उनको नगरी माना गया है, नगरी सभ्यता से जुड़े हुए हैं। वहाँ पे किस प्रकार के पुरातात्विक अवशेष थे जो प्राप्त किए जाते थे। जैसे मैंने अगर आप लोग वो चार्ट पढ़ लेंगे ना, ध्यान दीजिएगा, जो मैंने आपको, अगर आप लोग कोर्स ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर जो मैंने PDF डाले वो आप चार्ट पढ़ लेंगे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा।
क्योंकि वहाँ पर आपको स्थान बताए गए हैं, वहाँ पे बताए गए हैं कि किस स्थान पे कौन से पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं। जैसे कि अभी एक क्वेश्चन आया कि घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर आप लोग कोर्स को ज्वाइन करते हैं, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है, बहुत ही सस्ता है, ज़्यादा प्राइस नहीं, आप लोग जाके परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग अच्छे से एक सिंसियर स्टूडेंट के नाते अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं और एंट्रेंस एग्ज़ाम में अपना सिलेक्शन चाहते हैं तो ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा गोदीबाड़ा कालीबंगा में, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि गोदीबाड़ा का मतलब उत्खनन में कहाँ प्राप्त हुआ, तो कालीबंगा इसका राइट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछ सकता है। फिर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विशाल अन्नागार धान्य कोठार। विशाल अन्नागार और धान्य कोठार इसका राइट आंसर होगा आप लोगों का, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिएगा कि ऐसे आपका पूछा जा सकता है कि स्नानागार कहाँ है, तो वो आपका मोहनजोदड़ो में ही मिलेगा, विशाल स्नानागार भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सबसे बड़ी इमारत आपकी विशाल अन्नागार को ही मानी जाती है। इसके बाद है कि रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सौराष्ट्र में कुछ जगहों के नाम दिए होंगे जहाँ पे रंगपुर हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता की जो समकालीन सभ्यता थी उसका उद्भव भी सौराष्ट्र में हुआ था, ठीक है, जो आपके महाराष्ट्र के पास आता है। अगला है आप लोगों का कि सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो से। मैंने अभी आपको बताया कि जैसे जब स्नानागार की बात होती है ना, तो जहाँ पे स्नानागार विकसित हुआ होगा वहीं पे कुओं का आविष्कार भी एक प्रकार से हुआ होगा, मतलब उद्भव हुआ होगा, वहीं से वो जो तथ्य हैं, जो साक्ष्य हैं वो प्राप्त हुए होंगे, तो वो है आपका मोहनजोदड़ो, ठीक है। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको एक प्रकार से एक ही जगह पे मिलती हैं, उससे ही रिलेट करते हैं। जैसे आपका स्नानागार हुआ तो स्वाभाविक है कि कुओं का आविष्कार भी मतलब एक प्रकार से उद्भव है, जो साक्ष्य मिले वो वहीं से मिला होगा, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में एक प्रकार से आविष्कार ही कह सकते हैं। अगला है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। हड़प्पा सभ्यता में एक उन्नत जल प्रणाली का पता चलता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धौलीवीरिया में। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आप चार्ट को देख लेंगे तो सारे जो एक बार क्वेश्चन कई बार रिपीट हो रहे हैं वो आपका क्लियर हो जाएगा एक ही बार में, ठीक है। सारे क्वेश्चंस आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। सॉरी फॉर दैट, एक क्वेश्चन मैंने अभी आपको जो बताया है वो मैंने अभी गौर किया इस चीज़ पे। जो मैंने आपको यहाँ पे बी बताया था, कालीबंगा गोदावरी, तो ध्यान दीजिएगा, मैंने ये नीचे वाला कूट को नहीं देखा था, इस वजह से सॉरी, माफ़ कीजिएगा। तो इसका जो बी आंसर है वो खैर ये तो सही था, ये आपका कि जो बी था आपका उसे मिल रहा है, ठीक है। तो ये आप लोग मिस कर दीजिएगा। वैसे क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन अगर आप लोग चार्ट देख लेंगे तो सारा आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला कि हड़प्पा में जल प्रबंधन प्रणाली था उसका पता चलता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धौलीवीरा में। मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। अगला है, ये भी सूची वाला है, आप लोग इसे भी स्किप कर दीजिए, ठीक है। फिर अगला आता है कि सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। फिलहाल हम आपको जानकारी के लिए बता दें, वैसे पूछे तो नहीं जाएंगे, लेकिन जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए। यहाँ पे आप जिसके सामने मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें एकदम क्लियर हैं। यहाँ पे सिंधु सभ्यता आपकी मांडा है, सिंधु सभ्यता की दक्षिण सीमा यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे एक तो आपको सीक्वेंस में दिया है और सीक्वेंस में देने के साथ साथ यहाँ पे आपको किसी भी चीज़ की खोज करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये क्वेश्चन में भी इम्पॉर्टेंट आ सकता है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मिलान करना है कि कहाँ से कहाँ आपकी सीमा थी वो मिलती थी, ठीक है। अगला देखते हैं। फ़िलहाल आज
15 ही क्वेश्चन रखते हैं अगली जो, क्योंकि वरना वीडियो काफ़ी लंबी। क्वेश्चन है यहाँ पर कि सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? असत्य है, ध्यान दीजिएगा, शब्दों पर जोर दीजिएगा, असत्य है। तो इसका राइट आंसर होगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी, लोग लोहे से परिचित थे। इस काल की सबसे बड़ी विशेषता है कि सिंधु सभ्यता में जो लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, तो फिलहाल जो आज के लिए मैंने आपको बताया वो यहाँ तक इम्पॉर्टेंट रखिए। आई होप कि मैंने जो जो बताया आप लोग नोट किए होंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ।